नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस लेक्चर से पहले मैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 2 लेक्चर और बना चुका हूं। तो दोस्तों, आपको सुझाव है कि इस लेक्चर को देखने से पहले उन दोनों लेक्चर को ज़रूर देखें, जिससे आपकी समझ संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अच्छी तरह से बन सके। दोस्तों, इससे पहले मैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान और उसकी कमियों के बारे में बता चुका हूं तथा उसकी कमियों को कैसे 1781 के एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दूर किया गया, ये बातें भी मैं इससे पहले वाले 2 लेक्चरों में बता चुका हूं। तो दोस्तों, आइए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बात की शुरुआत करते हैं, जिसमें 1786 का अधिनियम होगा। दोस्तों, 1786 के अधिनियम की पृष्ठभूमि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही रखी जा चुकी थी। दोस्तों, ये स्लाइड 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की है। तो इसमें आप एक लाइन ये देखें, देखिए, इसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को सलाह दी थी कि भाई कोई स्थायी भूमि प्रबंध कीजिए, ये कि आप एक साल हमें कभी कुछ धन देते हैं, कभी कुछ धन देते हैं, तो इसलिए उन्होंने सलाह दी तो क्या आप कोई स्थायी भूमि प्रबंध कीजिए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को नॉमिनेट किया। तो उस लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाने के लिए ही 1786 का अधिनियम आया। तो उसे देखते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए दोस्तों, ये जो 1786 का अधिनियम है, ये कॉर्नवालिस के लिए ही लाया गया था। जब कॉर्नवालिस को भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजे जाने की बात कही, तो कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सरकार के सामने 2 शर्त रखी। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि उसने ये कहा कि मेरे पास गवर्नर जनरल के साथ साथ जो मुख्य सेनापति यानी चीफ इन कमांडर जो होता है, उसकी भी सारी शक्तियाँ मेरे पास ही हैं। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ये चाहता था कि उसके हाथ में सारी विधायी पावर और सारी सैनिक शक्ति उसी के हाथ में हो। और दूसरी उसकी ये बात थी कि उसको वीटो पावर दिया जाए। वीटो पावर वह किससे चाहता था? वीटो पावर वह अपनी काउंसिल के सदस्यों से चाहता था। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ये चाहता था कि जो भी उसकी काउंसिल के सदस्य जो भी कोई नियम बनाए, उन सभी नियमों को वो रोक सके। तो दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो कॉर्नवालिस था वो क्या चाहता था। वो सुप्रीम पावर बनना चाहता था इंडिया में। सबसे पहली बात वो ये चाहता था कि गवर्नर जनरल के साथ साथ वो चीफ इन कमांडर यानी कि सैन्य कमांडर भी वही रहे, पूरी सैनिक शक्ति उसी में निहित रहे। दूसरी ये बात थी कि जो भी उसकी काउंसिल के सदस्य जो भी कोई नियम बनाए, उन्हें वो रोक सके। तो दोस्तों, वीटो पावर की शुरुआत जो आप पढ़ेंगे, जो भारत के पास राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर होती है, देखिए उसका शुरुआत भी यहीं से होगी। और दोस्तों, हम पढ़ भी रहे हैं क्या? संविधान का विकास कि किस प्रकार हुआ। जो हमारा संविधान बना है वो कोई 2 या 3 साल की प्रक्रिया नहीं है, यानी कि संविधान का विकास लगभग 200 वर्षों पहले ही शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, इस अधिनियम की बातें आपके लगभग सभी समझ में आ गई होंगी कि ये जो अधिनियम है। अच्छा, आप जो है ये याद ना रखें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कब इंडिया आया था। आप केवल ये याद रखें, जो 1786 का अधिनियम है वो बेसिकली लाया ही इसलिए गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में लाया जाए। और आपको ये पता होगा यह कब तक इंडिया में रहा? जब तक उसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में। दोस्तों, इसके बाद 1793 से चार्टर अधिनियमों की शुरुआत होगी। तो देखिए, जो पहला चार्टर अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए, बेसिकली ये है जो चार्टर अधिनियम है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तविक इसके प्रावधान क्या क्या थे ये हम जान लेते हैं। देखिए, जो बीओसी थे, अब आपको ये पता होगा कि बीओसी कब बना था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बीओसी की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था चार्टर अधिनियम 1793 में? जो बीओसी के सदस्य थे उनका जो वेतन होता था वो भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। यानी कि मान लीजिए कोई बीओसी का सदस्य था, वो रिटायर होकर गया इंग्लैंड में, तो उसकी जो पेंशन दी जाती थी भारत के राजस्व से। तो इसी को आगे चलकर जो भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोग हुए, फॉर एग्जाम्पल दादा भाई नेहरू जी, उन्होंने इसे धन का निष्कासन कहा।
धन का निष्कासन कहा, इसी बात को लेकर कि मतलब वो रहते तो इंग्लैंड में हैं और इनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है भारत के राजस्व से। और दोस्तों इसमें एक ये प्रावधान किया गया, जो गवर्नर जनरल को 2 पावर दी गई थी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ जो मुख्य सेनापति यानी कि चीफ इन कमांडर की जो पावर दी गई थी, और दूसरी बात जो वीटो पावर दी गई थी, वो दोनों पावर आगे सभी गवर्नर जनरल को दे दी गई। और इस चार्टर अधिनियम को 20 वर्षों के लिए रिन्यू कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद आएगा चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्टर अधिनियम नहीं है, लेकिन इसमें एक बात ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को जो 2 शक्तियाँ मिली थी, वो दोनों शक्तियाँ आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल को जो कि तो दे दी गई। और एक बात ये भी ध्यान से रख सकते हैं, जो धन का निष्कासन हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, उसका प्रावधान भी यहाँ से लिया गया है। तो देखते हैं आगे आने वाला चार्टर अधिनियम है 1813 का, तो देखते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। चलिए देखिए दोस्तों, 1800 चार्टर अधिनियम में 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि जितने भी चार्टर अधिनियम आए थे वो 20 वर्षों के लिए रिन्यू कर दिए जाते थे। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रावधान था वो ये था कि जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था वो समाप्त हो गया था, केवल चीन और चाय को छोड़कर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में मिलेगा कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार कब समाप्त हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 1813 के चार्टर अधिनियम में समाप्त हुआ था। दोस्तों एक बात आपको ये याद रखनी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त हुआ, जब तक आपको यह शब्द ना मिले कि पूर्णतः कब समाप्त हुआ था, तब तक आप चार्टर अधिनियम 1813 ही लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको ये शब्द मिलेगा कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त हो गया, तो आप 1833 का चार्टर अधिनियम आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, तो आप 1833 लगाएंगे। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एक बार सबसे पहली बात ये कि इस बार जो है इस चार्टर अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। और इस एक्ट के द्वारा जो ईसाई मिशनरी थे, मिशन मतलब जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले थे, उन्हें भारत में आने की छूट दी गई। इससे पहले जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, उन्हें भारत में आने की कोई छूट नहीं थी। तो दोस्तों इस चार्टर अधिनियम से कई क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम तो ये क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार है कब समाप्त किया गया। दोस्तों एक अधिकार का मतलब है कि केवल वही कंपनी ही शासन मतलब व्यापार कर सकती थी, लेकिन इस चार्टर अधिनियम द्वारा जो व्यापारिक एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय को छोड़कर। एक बात तो याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक एक अधिकार था वो कब समाप्त किया गया, तो वो आपको याद रखना है। वैसे आने वाले 1833 के एक्ट में आपको मैं ये बात बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप ये बात यहीं से याद रखें कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था कंपनी का। दूसरी बात ये थी कि जो सर्वप्रथम शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च इसी एक्ट के द्वारा किए गए थे। तो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और तीसरा ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे उन्हें सर्वप्रथम भारत में आने की छूट कब मिली, तो वो भी इसी एक्ट के द्वारा मिली। तो दोस्तों आज हमने 3 जो अधिनियम थे वो कंप्लीट किए। पहला था 1786 का, 1793 और ये 1813। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर और देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।